हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि 4 से 5 दिन हमारा गैप हो गया वीडियो का अपलोड होने में। उसका ये मेन रीज़न ये है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और एग्जाम्स की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था वीडियोस को बनाने के लिए, क्योंकि रिविजन्स थे, बहुत सारा सिलेबस है, पढ़ना है, फिर एग्ज़ाम्स देना है, आने जाने में टाइम काफ़ी चला जा रहा था। खैर अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं तो मैं आपकी तरफ बढ़ चुका हूँ। हम लोग जैसे चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे थे अपना हिस्ट्री में, आज भी हम लोग वही कहानी आगे करते हैं। देन इसके बाद मैं आपको मैथ्स के लेक्चर भी दे दूँगा और फिजिक्स से रिलेटेड मुझसे आपको एक सजेशन चाहिए। वो ये, फिजिक्स में जैसे मेरे 2 चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं आपको। एक बिहेवियर ऑफ गैस है, एक थर्मल फेनोमेना है, उसके बाद वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये तो थी कुछ बातचीत। हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज बरदौली सत्याग्रह। लास्ट हमने एका मूवमेंट तक पढ़ा था, उसके बाद एक बरदौली सत्याग्रह है। बरदौली सत्याग्रह के बाद हमारा पीजेंट्स एंड नॉन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ये 2 हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो पीजेंट्स का जितना था मूवमेंट्स वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मूव कर जाएंगे मजदूर यानी कि लेबर्स की तरफ, उन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। खैर तो इन दोनों को आज हम लोग निपटाते हैं अपने लेक्चर में। तो वो करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, अपनी कागज को उठा कर किनारे पटक देना है। और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मॉडर्न पढ़ाई। तो देखिए, कहानी शुरू हुई थी बरदौली सत्याग्रह की। ये 1928 में ये सत्याग्रह को शुरू किया गया था। अब नाम अगर सत्याग्रह का तो इसका मतलब गांधी जी का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहा ही रहा होगा, या फिर जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे वो गांधी जी से इंस्पायर हुए होंगे, क्योंकि सत्याग्रह का कंसेप्ट लाने वाले कौन थे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो थे हमारे गांधी जी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लीड करने वाले जो थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन भी कहा जाता है भाई इंडिया का हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लग रहा है स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, देखना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जो बरदौली है ये गुजरात में एक जगह है। बरदौली कहाँ है भैया बोलो? बरदौली गुजरात में एक जगह है, आप डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हो, शायद डिस्ट्रिक्ट ही है गुजरात का। वहाँ पर हुआ कुछ ऐसा था कि 1925 में, मैं एक बार डेट चेक कर लेता हूँ, आज लिखने का मन नहीं कर रहा था इसलिए ऐसे ही। 1925 में क्या हुआ था कि भाई किसानों की जो फसल बर्बाद हो गई थी। बर्बाद होने का सबसे मेन रीज़न ये था कि कहत आ गई थी, यानी कि सूखा पड़ गया था पूरा का पूरा, बोल सकते हो ड्राफ्ट हो गया था पूरा का पूरा। तो खेत खलियान पूरे सूखे पड़ गए थे, जिसकी वजह अगर क्या हुआ कि किसानों की सारी खेती बर्बाद हो गई। अब जब खेती बर्बाद हो गई तो जाहिर सी बात है कि उनके जो आमदनी होने वाली थी उस प्रोडक्शन से वो अब नहीं हो पाएगा। अब ये तो एक चला गया, ये तो एक प्रॉब्लम था, ये हो गया। इसके अगेंस्ट में एक और प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि उसी सेम ईयर में अंग्रेज़ों ने क्या किया, या फिर जो लगान लगा रहे थे अंग्रेज़ों ने क्या किया, लगान को 30% इंक्रीज़ कर दिया था। हाँ, लगान को क्या किया था, 30% इंक्रीज़ कर दिया था। 30% जो टैक्स था उन्होंने इंक्रीज़ कर, छोड़ो टैक्स से फील नहीं आता है, फील लाने के लिए लगान ही ठीक है ना, लगान बोलने से फील आता है। 30% लगान इंक्रीज़ कर दिया था उन्होंने। अब ये और भी ज़्यादा दिक्कत की बात हुई। एक तो सूखा पड़ने की वजह से खेत बर्बाद, जो उन्होंने पैसा जो कर्ज लेकर के लगाया वो तो डूब ही गया, इनकम का तो कुछ पता है नहीं। उल्टा इन लोगों ने क्या किया, इन लोग तो था ही, मतलब क्या बोल सकते हैं इन लोगों को, जो भी वो लोग कम ही पड़ता है, 30% लगान और बढ़ा दिया। मतलब पहले 100 देना था, अब 130 रुपये देना पड़ेगा। अरे यार तू क्यों गिरता है? तो ये प्रॉब्लम हुआ। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के किसान बहुत ही टेंशन हो गया, उन्होंने बोला प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा भाई। तो ये लोग सब सरदार वल्लभ भाई की पटेल के छाये पे गए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस होकर के प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि हमारा प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। यही रीज़न है कि भाई ये सत्याग्रह कहलाता है इनका, सिंपल यानी कि नॉन वायलेंट होकर के अपने को प्रोटेस्ट करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नॉन वायलेंट होकर के हम लोग अपना प्रोटेस्ट करेंगे, उन्होंने बोला सारा हम लोग डिमांड अपना रखेंगे। ये एक बात थी, अच्छी बात है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि हो क्या रहा था यहाँ पर। ठीक है, देखो नॉन वायलेंट था। अब इस बरदौली सत्याग्रह थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे थे। इसमें जो किसान लोग थे वो बेसिकली 2 कैटेगरी में थे। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 2 क्लासेस में डिवाइड थे। एक आप ऐसा बोल सकते हो जिसको बोला जाता है कि सफ़ेद चमड़ी वाला, और दूसरे को क्या चला गया, एक बोला जा रहा था सफ़ेद चमड़ी वाला और एक बोला जा रहा था आपका काला चमड़ी वाला, यानी कि वाइट कलर्ड स्किन। अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो वाइट कलर्ड स्किन हो गया। और दूसरी जो क्लास थी इसमें उनको बोला जा रहा था वो थे ब्लैक कलर्ड स्किन। अब जो वाइट कलर्ड स्किन थे वो थोड़े से बड़े लोग थे, मतलब थोड़े से ये लोग थोड़ा मतलब ऊंचा जाति के थे,
जो बोला जा रहा था ये ऊंचा जाति के थे, ये लोग नीचे जाति के थे, ब्लैक कलर्ड स्किन, ये हो गया। तो बरदौली सत्याग्रह के रिजल्ट में जो भी मतलब आज देखेंगे हम लोग क्या रिजल्ट उसमें आया था। जो भी रिजल्ट आया था उसका सीधा बेनिफिट ये वाइट कलर्ड स्किन वालों को मिला था, यानी कि जो भी किसान इस क्लास में बिलोंग करते थे उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन जो ये थे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और यहाँ से ही थोड़ा सा भेदभाव शुरू हो गया था। और यहाँ से ये पॉइंट ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसी के बाद से जो किसान थे या मजदूर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़ा सा कट के रहने लगे थे। उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि भाई यहाँ पे भेदभाव होने लगा था ना, ये थोड़ा सा अमीर थे तो इनके साथ थोड़ा अच्छा सलूक हो गया, इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, वो बेचारे गरीब पड़ गए, काला रंग का था तो उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया गया। अब ये तो बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात था ये, ठीक है। इस बात का सबूत यहाँ से मिलता है कि जैन ब्रेमेन एक हिस्टोरियन थे हमारे, उन्होंने बुक भी लिखा है, देखो नाम देखो क्या थे, जैन ब्रेमेन, जैन ब्रेमेन। इनके अल्फाज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बोलते हैं कि जैन ब्रेमेन के मुताबिक छोटी जात के गरीब किसानों और आदिवासियों को इस सत्याग्रह से कुछ हासिल नहीं हुआ, सीधा इन्होंने बोला कि कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद डी.एन. ढैंगोर, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा, डी.एन. ढैंगोर, इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने कहा है, इस नुक्ता पर जोर दिया है कि इस सत्याग्रह ने अमीर और मिडिल क्लास के किसानों की मुफाद की लड़ाई लड़ी। गरीब किसान जिनके पास बराए नाम ज़मीन थी और ज़री मजदूरों के मुफाद को बदौलत सत्याग्रह मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन इतनी बात तय है कि इस सत्याग्रह ने तहरीक आज़ादी को तक़वीत पहुँचाई। सीधा बात, इन दोनों का एक ही मामला था कि भैया जो गरीब किसान थे, जो मिडिल क्लास नीचे किसान थे, उन लोगों का इसमें कुछ ही भला हुआ नहीं था। यानी कि ऐसे किसान जिनको बहुत छोटा कुछ ही ज़मीन थी, थोड़ा बहुत, उनके साथ बड़ा प्रॉब्लम था। अब जब बात ज़मीन की आई है तो हम लोग अब अपना कहानी में वापस चलते हैं। ज़मीन, तो ये तो एक प्रॉब्लम था कि भैया उन लोगों ने लगान बढ़ा दिया। अब लगान बढ़ाने के बाद जो किसान क्या कर रहे थे कि नहीं पे कर पा रहे थे, पे करना तो पॉसिबल था ही नहीं, पे नहीं कर पा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जो बेचारे लोग मजबूर थे, जो बिल्कुल कमज़ोर किसान थे, उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा था, उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया जाता था, सीधा सीधा ज़मीनों को कब्जा करके अंग्रेज रख ले रहे थे। लेकिन ये हुआ, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि किसानों का जो संगठन था वो बहुत अच्छे तरीके से एकजुट आया था, जिसकी वजह कर सामने वाले जो आदमी थे उसकी थोड़ी सी हिल गई थी। मतलब अंग्रेज थोड़ा सा तो घबरा गए थे यहाँ पर, क्योंकि एकता दिखाई दे रहा था सारे के सारे लोगों के बीच में, ये हो गया। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये था कि अंग्रेज़ों ने ज़मीन तो कब्जा कर लिया, अब ज़मीन कब्जा करके वो क्या करेंगे, अचार डालना है नहीं उनको, ठीक है, वो ज़मीन को सिंपली बेचेंगे क्योंकि उनको अपना पैसा निकालना है। तो वो ज़मीन को बेचने के लिए नीलाम कर रहे थे, नहीं बेचने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह का गुस्सा था कि भाई आपने ज़बरदस्ती गरीब किसानों का ज़मीन को कब्जा कर लिया है, हम उस ज़मीन को नहीं खरीदेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं खरीदेंगे। तो ये यूजलेस हो गया, मतलब उन्होंने सोचा कि कब्जा कर लेते हैं, बेच देंगे, लेकिन खरीदे कोई तब तो कोई ख़रीदने वाला था नहीं। ये एक सारी बातें थी। तो आखिरकार ओवरऑल जो सत्याग्रह हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट इसमें पहुंचा नहीं। अब बेनिफिट जो पहुंचा भैया वो इन्हीं लोगों को पहुंचा, जो ये लोग थे। थोड़ा बहुत इनकी ज़मीनों वगैरह वापस मिल गई, यानी कि जो कब्जा किया था वापस मिल गया, लेकिन जो बिल्कुल ही गरीब लेवल के लोग थे उनके साथ कुछ हुआ नहीं। अब आपके बुक में इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया इससे रिलेटेड, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी के अंदर आपको रहने दूँ, इसके बाहर जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है बरदौली सत्याग्रह से रिलेटेड। आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मेन रीज़न ये था इसके स्टार्ट होने का, ठीक है, जो रीज़न यही था आपका, स्टार्ट 1928 में हुआ था और नॉन वायलेंट लेके चले थे। यहाँ से ये भेदभाव याद रखिएगा, इसी का देखते हैं अभी। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे आपको पढ़ना है किसान और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद हिंदुस्तान छोड़ तहरीक भी हम लोग देखें, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको मेनली चैप्टर 7 में बताया गया आपको। इसको मिटाते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए आगे हम लोग अगर कहानी बढ़ाते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तरफ, तो उसमें क्या था, इसमें डंडी मार्च हुआ था। डंडी एक जगह की नाम है, अब डंडी मार्च ऐसा मत समझ लेना कि डंडा मार रहे थे लोग, नहीं, वो अलग चीज़ है, डंडी मार्च होता है। ये कहानी बरदौली सत्याग्रह के बाद ही स्टार्ट हुई थी आपकी, 12 मार्च 1930, 1928 में वो शुरू हुआ था। दिन 1930 में ये कहानी हमारी शुरू हुई थी। इन्होंने सिविल क्या शुरू हुआ, तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें किसानों का क्या रोल था वही अपने को देखना है, देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिविल डिसओबीडियंस की तहरीक हुई, डंडी मार्च के साथ कानूनी सकनी का आगाज़ हुआ। खैर छोड़ो,
देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, अभी इसी में उन्होंने डंडी मार्च भी किया था। अभी डंडी मार्च क्यों हुआ तो वो देखते हैं। मतलब डंडी एक जगह थी, वहाँ तक गांधी जी पैदल चल के गए थे, ठीक है। हुआ कुछ यूँ था कि डंडी मार्च आया था इस सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में। एक सॉल्ट लॉ आया था हमारा। सॉल्ट लॉ में ये था, सिंपली कहा हुआ था कि इससे मोनोपोली, इस सॉल्ट लॉ के थ्रू अंग्रेज़ों ने मोनोपोली कायम कर लिया था सॉल्ट के बिजनेस के ऊपर। मोनोपोली होता है किसी धंधे में अपना कब्जा जमा लेना, मोनोपोली, ठीक है। इस सॉल्ट लॉ में क्या था कि भाई सिर्फ अंग्रेज ही नमक को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा जो और अदर इंडियंस है वो नमक को ईजिली नहीं ले सकता। लेकिन नमक ईजिली अवेलेबल था उस टाइम पर, कोई भी ईजिली उसको ले सकता था, यूज़ कर सकता था हाउस होल्ड में भी और बेचने के लिए भी। लेकिन इस सॉल्ट लॉ को लाने के बाद अंग्रेज़ों ने उस पर टोटली कब्जा जमा लिया था अपना। ये एक मोनोपोली उन लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इसी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, सॉल्ट लॉ को ख़त्म करने के लिए ही गांधी जी ने डंडी मार्च चलाई थी, जो कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी आपकी, ठीक है। अब ये डंडी पहुँचे थे, ये पैदल गए थे, बरदौली से डंडी वो पैदल गए थे, जहाँ तक मेरे को याद है अच्छे से। अगर फिर मैं आपको स्क्रीन पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ वो कहाँ से कहाँ तक चले थे। डंडी तक वो पैदल पहुँचे थे, उनके साथ बहुत सारे लोगों का झुंड था। अप्रॉक्स जब वो चले थे स्टार्टिंग में उनके पास 75 फॉलोअर्स वो ले करके चले थे स्टार्टिंग में। देन रास्ता चलते गए तो और भी लोग उसमें शामिल होते गए। अब वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, यानी कि उन्होंने नमक को उठा करके अपने काम के लिए लेना इस्तेमाल किया, इसलिए कि सॉल्ट लॉ को ख़त्म किया गया डंडी मार्च करके। थोड़ा सा देखते हैं इन लोगों ने क्या लिख रखा है, ठीक है। इन्होंने बोला 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी की क़यादत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। डंडी मार्च के साथ कानून सकनी का आगाज़ हुआ, यानी कि डंडी मार्च इन्होंने शुरू किया। ये उर्दू में लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। डंडी मार्च के साथ सिंपली क्या हुआ, जो कानून बना रखे थे उसके अगेंस्ट में बोला आवाज़ उठाना है। मुल्क भर में एहतजाज की लहर चल पड़ी, यानी कि प्रोटेस्ट का आपका जो लहर चला। लेकिन किसान जोश व खरोश के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में शामिल नहीं हुए थे। अब ये क्यों नहीं हुए थे, इसका रीज़न मैं पीछे बता चुका हूँ आपको बरदौली सत्याग्रह में। क्योंकि बरदौली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जो वाइट कलर्ड स्किन के जो तबका के लोग थे उन लोगों को तो मिल गया, लेकिन जो नीचे तबके के लोग थे, जो बहुत गरीब किसान थे, वो लोग नहीं, इसमें उन लोगों को अपना हक वह नहीं मिला था। उन लोगों को लगा कि हमें नज़रअंदाज किया गया है। तो इस वजह कर उन लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से खुद को अलग रखना ही बेहतर समझा। तो वो लोग अलग थे, इसीलिए यहाँ लिखा जा रहा है कि जोश और खरोश के साथ ज़्यादातर किसान इसमें नहीं आए थे। लिखा है कि इसकी वजह ये थी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेकर के बरदौली सत्याग्रह तक आला तबका से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसी लीडरान ने गरीब किसानों के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से ही ये काम शुरू हो गया था कि कांग्रेस लीडर जो थे उस वक्त के, वो लोग खास तौर से सिर्फ अपर मिडिल क्लास के लोगों पर ही गौर दे रहे थे। लोअर मिडिल क्लास के लोगों पर वो गौर दे ही नहीं रहते, ध्यान नहीं दे रहे थे। तो वो क्यों आएंगे भाई आपके पास, बताओ, सीधा सा बात है। भेदभाव कर रहे तो क्यों आएंगे। फिर बात है कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। इसका डिटेल तो हम लोग जानेंगे ही। 1942 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था। बोला 8 और 9 अगस्त के दरमियानी रात को अंग्रेज़ी हुकूमत ने गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया। अब गांधी जी को गिरफ़्तार किया गया था भैया 8 अगस्त से लेकर के 8 to 9। 8 अगस्त को उन्होंने आगाज़ किया, 8 के बाद खबर पहुंचा अंग्रेज़ लोग का पास, उसके बाद काम तमाम 9 अगस्त, ठीक है। यहाँ तो कोई खबर दे दिया होगा फ़ोन करके, हेलो, हाँ वो गांधी जी है ना, वो बोल रहा है कि अंग्रेज़ को भगाएंगे लाठी मार मार के। अरे साला, हम बंदूक लेके वो लाठी मारेगा? हाँ वो तो बोल रहे हैं कि हम लाठी मार के ही भगाएंगे। अच्छा बेटा, ए जा रहे उठा के ला साले, चल उठा के ला। हाँ उठा लो, अच्छा रहेगा। ऐसे भी बड़ी परेशान किए हुए, जिसको तिसको बोल दे रहा है कि इधर आओ, मारो, अंग्रेज़ को पीटो, ही करो, भगाओ, यही सब। हाँ रुको, हम पुलिस भेज रहे हैं अभी का अभी उठा रहे उसको, रुको। तो उठा लिया जा करके रातों रात। अब उठा लिया तो चुप नहीं रहेगा आदमी लोग। तुम तो उठा लिए, तुमको लगा उसका पास खाली लाठी है, लेकिन उसका पास पीछे कितना फौज हो तुमको मालूम नहीं है, ठीक है। ऐसा भाई आज़ादी में सिर्फ गांधी जी का हाथ नहीं था, बहुत सारे लोगों का हाथ था। फिलहाल अभी उनकी बात हो रही है तो मैं उनके रेफरेंस में जो भी इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको तो उठा लिया गया जेल में बंद के, सिर्फ इन्हीं को नहीं, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर थे उस वक्त कांग्रेस के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब इतना कर लिया गया गिरफ्तार, तो ये खबर जब पहुंची बाहर फैली, बोली भैया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमारे बापू को उठा लिया गया है।
तो जब बापू को उठा लिया गया तो बापू के सारे बाबू जो है वो उठ गए थे डांटा लेकर के, बोले अब तो लाठी मार मार के हम लोग अंग्रेज़ को निकाल देंगे बाहर। तो वो लोग भी गए मारने के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि पूरा एक नेशनल लेवल पर बहुत बढ़िया हम लोग बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था कि अब अंग्रेज़ लोग भागेंगे ही भागेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि सब गर्म हो गए थे ना बहुत ज़्यादा, सबके अंदर अब आग फैल गई थी, लड़ना तो है ही है। 8 अगस्त 1942 1947 को हम लोग आज़ादी मिल भी गई थी। लिख रहे हैं कि चूंकि ये दूसरी आलमी जंग का ज़माना था, हिटलर के खिलाफ इस जंग में रूस के शामिल होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस जंग को अवामी जंग करार दे दिया। वाह 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 गजब। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जो कहानी अब शुरू हो रही है वो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक बात है कम्युनिस्ट, तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ते पढ़ते अभी बीच में CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम आ गया बीच में। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम यहाँ आया बीच में, उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर एंटर कर गया था तो उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पूरा तस्वीर ही चेंज हो गया था, वो अलग सी कहानी है। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने किस तरीके से उस चीज़ का यूज़ करके यहाँ के किसानों और मज़दूरों को अपने तरफ लिया, यानी कि अपने पार्टी के अंदर उन लोगों को शामिल किया कि हमारे सपोर्ट में आइए, हम लोग एक साथ होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये सारे बहुत छोटी छोटी बातें जो मिल करके एक बहुत बड़ा पैमाना पे मतलब एक बहुत बड़ा स्टोरी बनाते हैं। तो उस स्टोरी को मैं ये सोच रहा हूँ कि अलग से पूरा एक सेपरेट वीडियो में स्टडी कर लूँगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतना ही यहाँ तक रहने देते हैं। आई होप कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। सो वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच के बारे में। ऐसे इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन गुड बाय।